हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने देखा था कि हिंदी भाषा और साहित्य जो हमारा सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य, हम लोग सामान्य बोलचाल में इसको हिंदी साहित्य तो बोल देते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है हिंदी भाषा और साहित्य। तो कल पहली क्लास में हमने देखा था कि जो ये नाम है, इस नाम का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से इस नाम में पूरा का पूरा सिलेबस छिपा हुआ है ना। तो जिस प्रकार से इसमें पूरा का सिलेबस छिपा हुआ है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा खंड पढ़ना है और किससे कितना नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये किस एग्जाम को देखते हुए पढ़ाई चल रही है? ये चल रही है आपके यूपीएससी या आईएएस। आप लोगों को मेरी उम्र से तो नहीं लग रहा होगा कि मैं इस चीज़ के लिए पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ ना। तो मैं भी कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ और समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ, मेरा भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को हिंदी भाषा एवं साहित्य में 4 खंड पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? पहला भाषा विज्ञान, दूसरा होता है हिंदी साहित्य का विकास या इतिहास, तीसरा होता है हमारा पद्य, चौथा होता है गद्य। ठीक, ये 4 चीज हम लोगों को पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो हिंदी भाषा और साहित्य जो हमारा ऑप्शनल है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शनल, OPT। ठीक है, ऑप्शनल बोलते हैं। इसका 2 पेपर होता है, 2 पेपर होता है। ठीक, तो इधर हम लोग देख लेते हैं पेपर फर्स्ट, इधर देख लेते हैं पेपर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर, फर्स्ट PAPER पेपर। ठीक, यहाँ हो गया हमारा सेकेंड पेपर। ठीक, और ये जो दोनों पेपर्स हैं, ये कितने कितने नंबर के आते हैं? ये आते हैं 250-250 नंबर के। ठीक है, ये हो गया हमारा 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। ठीक, यहाँ भी हो गया हमारा 250 मार्क्स। ठीक है, और जो फर्स्ट पेपर होता है, टोटल 4 खंड होते हैं। फर्स्ट पेपर में 2 खंड और सेकेंड पेपर में 2 खंड। तो फर्स्ट पेपर में कौन सा खंड पढ़ना है लोग? साहित्य ना। तो ये हमारे 4 खंड हैं, जिसको 6 महीने या 7 महीने में हम लोगों को कंप्लीट करना है। टोटल 150 प्लस क्लासेस जाएंगी आपके ऑप्शनल में, और हम सारे क्लासेस लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारी वैसे ऑप्शनल की आधा क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, आपको पढ़ाना बाकी है। तो ये सेकंड क्लास है आज। बता दूं हम आपको कि पहली क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ये सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना ये क्लास आपको अधूरी लगेगी। ठीक है, क्योंकि उस क्लास में हमने इस जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य, इसका पूरा मतलब समझाया हुआ है। आखिर ये नाम क्यों है, इसमें पूरा सिलेबस कैसे कैसे छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को हिंदी भाषा और साहित्य में 4 खंड पढ़ने, यानी 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने, आप यूँ मान लीजिए। पहला है भाषा विज्ञान, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है पद्य या कविता साहित्य, चौथा है गद्य या कथा साहित्य। ठीक है, तो हम लोग पहला ये शुरू करेंगे कल से। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? भाषा विज्ञान। आज क्या देखना है? आज हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, लिखते हैं। देखो, प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य, ये प्रश्न है यानी क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी साहित्य की मानवतावादी चेतना, ये क्या है? मानवता से आप लोग अर्थ निकाल सकते हैं, क्या होना चाहिए? मानवतावादी चेतना या समन्वयवादी चेतना,
समन्वयवादी चेतना पर प्रकाश डालिए या चर्चा कीजिए, पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए तो प्रश्न ये है, अब ये प्रश्न हर साल आता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे हिंदी साहित्य यहाँ पे लिख देगा कबीर के मानवतावादी चेतना पर प्रकाश डालिए, निराला के मानवतावादी चेतना, समन्वयवादी चेतना, प्रेमचंद्र के मानवतावादी चेतना, समन्वयवादी चेतना। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये क्वेश्चन हर साल आना ही आना होता है, कम से कम 10 मार्क्स का, अधिक से अधिक 20। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखने वाले आखिर मानवतावादी समन्वयवादी का अर्थ क्या होता है। ठीक, मानवतावादी का अर्थ यह है जो भेदभाव ना करे। ठीक, मानवतावादी का अर्थ है जो भेदभाव ना करे, जो ऊंच नीच ना करे, जो ऊंच नीच ना करे, सबको समान समझे। ठीक, सबको समान समझे, जो जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, आदि के आधार पर किसी के भेदभाव ना करे। ठीक, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे, भेदभाव ना करे। दोस्त आप एक बात जान लीजिए, मुझे मानता हूँ मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितने शब्द मैं इस पे लिख रहा हूँ उसको आपको अपने नोट्स पे लिखना है। ठीक है, एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। तो ये है मानवतावादी और समन्वयवादी का मोटा मोटा मतलब, जो भेदभाव ना करे, जो ऊंच नीच ना करे, सबको समान समझे, जो जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, जो जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। ठीक, तो जो हमारी हिंदी है, प्रश्न क्या है, प्रश्न एक बार फिर से देखिए, हिंदी साहित्य के मानवतावादी चेतना। ठीक है, हिंदी साहित्य का मानवतावादी चेतना है, समन्वयवादी चेतना। ठीक, तो आपको क्या लगता है जो हमारी हिंदी है वो कैसी है? हमारी हिंदी नीचे लिखोगे कि हिंदी आरंभ से ही सौर प्रभु कहीं चले जाए मारो तो ताड़ दो कहीं चला तुम लपड़िया ना कोई है सब शोर कर रहे हैं दिमाग ना। तुम कहा थे हाँ कि हिंदी आरंभ से ही मानवतावादी समन्वयवादी चेतना से भरी हुई है।
हिंदी शुरू से ही, हमारा जो हिंदी साहित्य है वो शुरू से ही, आरंभ से ही मानवतावादी समन्वयवादी चेतना से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है देखना चाहते हैं? देखिए कि हमारा हिंदी साहित्य किस प्रकार से मानवतावादी या समन्वयवादी चेतना से भरा हुआ है ना। हमारे हिंदी साहित्य कितने खंडों में विभाजित है? कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 4। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कौन कौन सा? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। ठीक, बोलना नहीं है। पहला कौन सा है? आदिकाल, आदि। दूसरा कौन सा है? भक्तिकाल। तीसरा कौन सा है? रीतिकाल। चौथा कौन सा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक। तीसरा, चौथा। तो जो हमारे आदिकाल है, मतलब आदिकाल हमारा प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो आदिकाल से ही हमारा हिंदी साहित्य जो है वो मानवतावादी समन्वयवादी चेतना से भरा हुआ है। मतलब कि उसके अंदर सबको बराबर लेकर चलने की भावना है, किसी को प्रति ऊंच नीच की भावना नहीं है हमारे हिंदी साहित्य में। कैसे देखते हैं? देखो, पहली बात, सो तो नहीं रहे हो, जागते रहो, क्योंकि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। ठीक, समझ लेना। हमारे हिंदी साहित्य में एक कविता है असाध्य वीड़ा नाम से। असाध्य वीड़ा मतलब जो साधी न गई, ठीक है। असाध्य वीड़ा ना, असाध्य वीड़ा, ये जो कविता है वो सिलेबस में है हिंदी साहित्य में हमारे। तो असाध्य वीड़ा मतलब जो साधी न गई हो, जो कोई बजाई न गई हो। तो राजा के दरबार में वो वीड़ा रखी गई होती है। इस वीड़ा को बजाने के लिए सैकड़ों कवि, सिंगर, गायक आते हैं, वो बजा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक कवि आता है इसको बजाने के लिए, एक जो इस कविता का जो नायक है इस कहानी का, उसका नाम है प्रियंबद, ठीक है, प्रियंबद ना। तो प्रियंबद आता है इसको बजाने के लिए। तो जब उसको पता चलता है कि ये वीणा किसी से नहीं बजी है, तो उसको ये एहसास होता है कि इस वीणा में जरूर कोई विशेष गुण है। तो जब प्रियंबद आता है, अपना चादर बिछाता है, उस पे वीणा को बजाने के लिए रखता है, तो वीणा को देखते हुए अंदर से खुद से बातें करता है कि जो वीणा है ये जरूर किसी महान कलाकार द्वारा बनाई गई होगी, ये जरूर बजेगी, बस इसको सही व्यक्ति की तलाश है। तो वो वीणा को बड़ा मानता है, खुद को छोटा मानता है, वीणा को अपनी माँ मान लेता है और खुद को उसके प्रति समर्पित कर देता है। कहता है कि मैं कौन होता हूँ इस वीणा को बजाने वाला। ये वीणा तो एक महान वस्तु है, इसको मैं कैसे बजा सकता हूँ अगर ये न बजना चाहे तो वो इस वीणा के प्रति आदर दिखाता है, खुद को समर्पित कर देता है, यूं जैसे कि ये इसकी माँ हो। वो कहता है कि ये जो वीणा जिस लकड़ी से बनी हुई है, उस पेड़ ने जरूर चिड़ियों का कलरव सुना होगा, पानियों की कलकलाहट सुनी होगी, चट्टानों की चट चट की आवाजें सुनी होंगी,
उसने पत्तियों के झड़ते हुए झड़झड़ के आवाजें सुनी होंगी। इसमें इस पेड़ ने प्रकृति के सारे संगीत सुने होंगे। तो दूसरे पक्ष में वह यह भी सोचता है कि मैं भी इसी प्रकृति में हूं, मैंने भी पंछियों का कलरव, पानी का जो लहराना, पत्थरों की टकराहट, पत्तियों का झड़ना, यानी प्रकृति के सारे संगीत हमने भी सुने हुए हैं। तो मुझे बस अपने संगीत को, इस वीणा के संगीत के जो गुण है उसका बस सामंजस्य बैठाना है। मतलब मेरे अंदर जो संगीत है प्रकृति द्वारा भरित, और इस वीणा में जो प्रकृति द्वारा भरित संगीत है, उन दोनों का बस सामंजस्य बैठाना है। और जैसे ही सामंजस्य बैठेगी ये वीणा बजेगी जरूर। वह यह सोचते हुए वीणा के सामने अपना माथा टेकता है और फिर अपनी अंगुलियों को जैसे ही उस पे थरथराता है, वीणा बज उठती है। आपके लिए ये वीणा यूपीएससी है, समझने की कोशिश करिए। आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग इसको फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, निकाल लेंगे, यो फेंकने से नहीं होने वाला। इसको आप इसके लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसको बड़ा मानना पड़ेगा। आप अपने को तुच्छ मानिए कि ये वही वीणा है, कि मैं इसको बजाने वाला कौन होता हूँ, मैं इसको तोड़ने फोड़ने वाला कौन होता हूँ। यदि इसने हमारा साथ दे दिया, यानी इसकी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, अगर वो बुक्स आपसे बात करने लगी, अगर आपको समझ में आने लगी, तब तो ये निकल जाएगा भाई साहब। अगर आपने रट्टा मारना स्टार्ट किया, ये सोचा कि मैं तो सब कुछ तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मुझे सब कुछ आ रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे, कुछ भी नहीं ना। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी से कहाँ बढ़ गए, ठीक है। तो हम लोग थे आदिकाल पे, ठीक। हमारी हिंदी भाषा जो है वो शुरू से ही समन्वयवादी चेतना से भरी हुई है। कैसे भरी हुई है भाई, चलो देख लेते हैं कि कैसे भरी हुई है ना। पहला क्या है, आदिकाल। आदिकाल ही हमारा प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य का। तो आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं, देखो, सिद्ध संत, सिद्ध संत, सिद्ध संत के बाद कौन से आते हैं, नाथ संत, नाथ संत। इसके बाद कौन आते हैं, विद्यापति भी हैं इसी में, हेमचंद्र भी हैं इसी में, हेमचंद्र, ठीक है ना। तो देखो कि सिद्ध संत में कौन कौन थे, इनका नाम देखो जरा एक बार। सिद्ध संत में सरहपाद, और ये एक एक वर्ड पूरा आपको अपनी नोट्स में लिखना है। ये मत समझिएगा कि ये बस देखने से काम चलने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सरहपाद, ठीक, कड़हपाद, कड़हपाद, सबरपाद, सबरपाद, लुईपाद, लुई, ठीक है ना। अब देखो कि हमने क्यों कहा कि नाम पे ध्यान दो, इसलिए कि ये जो नाम है सरह, कड़ह, सबर, लुई, ये निम्न जातियों के नाम है, ठीक है। सरहपाद क्या होते हैं, जो नालियां साफ करते हैं वो सरह होते हैं। उस समय नालियां साफ करने वाले, ठीक, सरह होते थे। कड़ह, पशुओं को काटने वाले, मतलब सबसे निम्न जातियां हैं ये। देखो, पशुओं को काटने वाले, काटने वाले। सबरपाद, माता सबरी का नाम सुना होगा, जो भगवान राम को बेर खिलाती हैं, लक्ष्मण जी को देती हैं। तो लक्ष्मण जी बेर खाते नहीं है, पीछे फेंक देते हैं, और माना जाता है कि वही
चल करके संजीवनी बूटी बनता है, तो लास्ट में वही पी कर लक्ष्मण जी बचते हैं ना। तो वही माता सबरी, सबरी की जाति यानी माता सबरी भी है, समझ लीजिए माता सबरी, वो भी निम्न जाति है, और लुईपा, ठीक है। अब देखो ये होते कौन थे जो ये नाम रखे हैं ना, सरह पाद, कड़ह पाद, सबर पाद, ये थे राजा के पुत्र, याद रखना, किसी राजा के पुत्र हुआ करते थे ये लोग, या फिर पुरोहितों के पुत्र, पुरोहितों के पुत्र, या फिर जमींदारों के पुत्र, जमींदारों के। अब देखो ये क्या करते थे, ये जब इनके अंदर समाज में सुधार की भावना आई तो ये खुद को सबसे निम्न मानने लगे। अब देखो ये जो जातियां हैं, सरहपाद, कड़ापाद, सबरपाद, लुईपाद, ये सबसे निम्न जाति है, ठीक है, मान लो ये सबसे निम्न जाति है। अगर हमें इसको बड़ा बनाना है, अगर ये क्या करते थे, खुद को सबसे छोटा मानते थे, मतलब इनसे भी छोटा। अब ये बड़ी हो गई ना, ये सबसे छोटे हो गए, ये क्या करते थे, इनके आगे अपना पाद वर्ड लगा देते थे, पाद शब्द लगाते थे। पाद का मतलब होता है चरण ना। ये कहते थे जो नालियां साफ करते हैं हम उनके भी पैरों के नीचे हैं, मतलब हम उनसे भी छोटे हैं। जो पशुओं को काटने वाले हैं हम उनसे भी छोटे हैं, मतलब पाद मतलब पैर, हम उनके पैरों में हैं, उनके पैरों के बराबर हैं। सबरपात, मादा सबरी की जो जाति है उनके भी पैरों में है। लुईपात मतलब कि जो सबसे निम्न जातियां हैं हम उनके पैरों के बराबर हैं, उनके पैरों की धूल हैं, ये सबसे छोटा मानते हैं अपने आप को। और थे कौन, वास्तव में थे ये राजा के पुत्र, पुरोहितों के पुत्र, जमींदारों के पुत्र। अगर ये चाहते तो विलासिता से भरी हुई जिंदगी जीते आराम से, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये समाज को सुधारना चाहते थे, इसलिए अपने आप को सबसे निम्न माना, सबसे छोटा माना, छोटी समझी जाने वाली जातियों के भी चरणों में, पैरों की धूल माना खुद को। तो खुद को हमेशा छोटा समझना चाहिए, दूसरों को बड़ा समझना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी से सामना करना है तो उसको बड़ा करिए, खुद को छोटा, ठीक है। तो अगला आता है हमारा नाथ संत, ठीक, सिद्ध संत तो हो गए। अब देखते हैं हम लोग नाथ संत, है ना। ये नाथ संत कौन थे और इतना चर्चित क्यों रहते हैं ये नाथ संत? हिंदी साहित्य में बड़े चर्चित हैं ये लोग। चलो देखते हैं नाथ संत को। देखो नाथ संत, नाथ संत वे थे जो कि समाज को मध्यम मार्गी बनाना चाहते थे। वो चाहते थे ना कोई तेज चल के पछताए, ना कोई रुक के आराम करे, बल्कि धीरे धीरे गति से लगातार चलता रहे। वो समाज को मध्यम मार्गी बनाना चाहते थे, ठीक है। ये प्रथम समाज को, ये समाज को मध्यम मार्गी बनाने वाले विचार को देने वाले प्रथम संत थे। प्रथम संत थे या प्रथम कवि थे, प्रथम लेखक थे, आप मान सकते हैं, ठीक है। तो जो ये नाथ संत थे, ये समाज को मध्यम मार्गी बनाना चाहते थे। ये औरतों की इज्जत किया करते थे, ये औरतों का या महिलाओं का भोग की वस्तु नहीं मानते थे, भोग की वस्तु नहीं मानते थे, नहीं मानते
ठीक है ना। ये औरतों को भोग की वस्तु नहीं मानते थे, ठीक। नाथ संत में कौन कौन आता है? आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ, जो गोरखपुर के हैं, ठीक है। गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जिसको हम लोग मच्छिंद्रनाथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं इन लोगों के किसी गोरखनाथ जी का एक वाक्यांश है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है चारों तरफ। क्या है? हबकी ना चलेगा, हबकी ना बोलेगा, हबकी ना चलेगा, हबकी ना चलेगा, धीरे धरिबा पाँव, धीरे धरिबा पाँव, गर्भ न करिबा, गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, सहजे रहिबा, भरत गोरखनाथ, भरत गोरखनाथ के लिए यहाँ पे राव शब्द यूज किया है ना, भरत गोरख राव, ठीक। तो ये गोरखनाथ जी ने लिखा है कि हबकी ना बोलीबा, हबकी ना चलीबा, धीरे धरिबा पाँव, गर्भ न करीबा, सहजे रहिबा, भरत गोरख राव। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हबकी ना बोलीबा मतलब ज्यादा ना बोलो, हबकी ना चलीबा ज्यादा तेज ना चलो, धीरे धरिबा पाँव आराम आराम से चलो लेकिन लगातार चलो, गर्व ना करीबा घमंड ना करो, सहजे रहिबा विनम्र रहो, शीतल रहो, सज्जन रहो, भरत गोरख राव, गोरखनाथ जी ही कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कहता है? गोरखनाथ जी, ठीक। अच्छा, जालंधरनाथ भी कुछ बोलते हैं, उनका भी बातें सुन लिया जाए भाई। जालंधरनाथ ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं थोड़ो खाए सो कल पे झल पे, है ना। अच्छा, एक कहानी सुना रहे हैं आपको। मान लीजिए कि आपकी माता जी हैं, ठीक है, और उनका तबीयत थोड़ा सा खराब है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल थोड़ा सा खराब है, सर दर्द कर रहा है उनका। उन्होंने क्या किया, शाम को खिचड़ी बना के रख दिया, खिचड़ी, हाँ, बना के रख दिया उन्होंने। अब आप आए खेल कूद के या दोस्तों से मेल मिलाप करके आए और खाना खाने के लिए बैठे, तो आपने देखा कि खाने में तो खिचड़ी पड़ी हुई है, माँ ने तो 2 थाली ला के रख दिया, मेरा बेटा खाएगा। अब बेटे की तो खिचड़ी देख के ही पेट भर गई हैं, उसको भूख लगी थी जोर की, लेकिन अब खिचड़ी देख के पेट भर गए। वो सोच रहा है ये खाए कौन। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, उसको आया गुस्सा, उसने बोला कि मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, उसने छोड़ दिया, ठीक। अब हालांकि उसको भूख तो लगी थी बहुत जोर की, लेकिन उसने खाया नहीं, गुस्सा कर दिया कि माँ मैं नहीं खाऊंगा, इसको जाओ बनाना है कुछ और बनाओ। अब माँ की तबीयत खराब थी, उसने कुछ बनाया नहीं। फिर अब उस सुबह उठा तो देखा कि माँ ने सोचा कि बेटे ने कल कुछ खाया नहीं, तो आज उसके लिए खूब ढेर सारा खाना, उसका पसंदीदा पकवान बना दिया जाए। तो उसने उसके लिए पूड़ी बनाई, पनीर बनाया, खीर बनाया, सेवइयाँ बनाई, इतना उसकी सारी फेवरेट चीज़ें बना दी। और उसने क्या किया कि इतना सारा भोजन अकेले ठूस लिया, खा गया पूरा पूरा। अब पेट उसका फैल के गुब्बारा हो गया, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। जब मेरी तरह उसका पेट निकला, गुब्बारा हो गया, मेरा तो पहले से निकला हुआ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अब वो ठहरा पतला सा, अब उसका पेट निकल गया, वो कूद के भगा बेड के ऊपर कि मुझे बचा ले भगवान, आज बचा ले, कल से मैं हिसाब से खाऊंगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है कि अगर आप नहीं खाओगे, थोड़े से खाओगे तो भी नहीं शांत रह पाओगे, ज़्यादा खाओगे तो भी नहीं शांत रह पाओगे। अगर अच्छे से रहना चाहते हो, जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हो, तो मध्यम मार्ग को चुनो, संतुलित भोजन करो और कोई भी काम हो सोच समझ के करो, है ना। तो यही बोलते हैं जालंधरनाथ, क्या बोलते हैं कि थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, ठीक है। थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, घड़ों खाए सो रोगी, घड़ों
आप में से किसी ने ये वीडियो देख रहा है कि कोई राजस्थान से या हरियाणा से, तो वहां पे क्या होता है कि न शब्द को अड़ की तरह यूज करते हैं, अड़ की तरह, ठीक है ना। घड़ो मतलब घना ये है, हम लोगों की भाषा में घना है, और राजस्थान हरियाणा वाले भाषा में घड़ो, ठीक है। तो घड़ो खाए सो रोगी, घड़ो खाए सो घड़ो खाए सो रोगी, ठीक है ना। थोड़ो खाए सो कल्पे झल्पे, घड़ो खाए सो रोगी, दहु पंथा की संधि विचारे, जो कोई बिरला जोगी, ठीक है। दहु पंथा संधि विचारे, दहु पंथा की संधि विचारे, जो कोई बिरला जोगी, जो कोई बिरला जोगी ना। देखो जो मैंने कहानी सुनाई सेम चीज हुई है, अर्थ मैंने पहले समझा दिया, लिख बाल में पहले इसलिए समझाया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ो खाए सो गल पे जल पे, थोड़े खाएंगे तो परेशान रहेंगे, घड़ो खाए तो रोगी, ज्यादा खाएंगे तो भी परेशान रहेंगे, मतलब रोगी बन जाएंगे। दहु पंथा की संधि विचार है, मतलब दोनों पंथ, दहु मतलब दोनों, न थोड़ा खाना है न ज्यादा खाना है, दोनों को मिला देना है, मतलब संतुलित भोजन करना है। दोनों रास्तों की संधि करे, सोच विचार के दोनों रास्तों को मिला देना है, मतलब बीच का रास्ता निकालना है, मतलब कि संतुलित भोजन करना है। दो पंथा की संधि, तो कोई बिगड़ा जोगी वही सज्जन होगा जो कि सोच समझ के फैसला लेगा, न कोई जल्दीबाजी और ना ही रुक के आराम आराम से लगातार चले, ठीक है। तो ये था हमारा आदिकाल, मतलब प्रारंभिक काल हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का सबसे पहला प्रारंभिक काल कौन सा है? आदिकाल, ठीक। तो आदिकाल में हमने देख लिया कि जो हिंदी साहित्य है आदिकाल से ही इसमें समन्वयवाद, मानवतावादी चेतना भरी हुई है। इसमें क्या कोई भेदभाव है? नहीं है। इसमें कोई जाति वर्ण इस पे कोई अलग है? नहीं है, बल्कि अलग था। सिद्ध संतों ने उसको क्या किया? ऊपर करने का कोशिश किया, समान करने का कोशिश किया। सिद्ध संत खुद को निम्न बनाना चाहते थे ताकि ये लोग उच्च हो जाएं, ठीक है। तो हमारी हिंदी साहित्य आरंभ से ही सामान्यवादी चेतना से भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो भक्ति काल भी देख लेते हैं, ठीक। खैर हमको आरंभ से देखना था तो आदिकाल दिखा दिया, अब भक्ति काल भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। आ जाइए भक्ति काल देखते हैं भाई साहब। भक्ति काल में कौन कौन कवि आते हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रसखान, मीरा, यही लोग आते हैं ना। कौन कौन आते हैं? कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, रसखान, मीरा, सूरदास, ये लोग आते हैं ना। तो आज दिक्कत देते हैं कितने लोग कमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कबीरदास। कबीरदास क्या बोलते हैं कि कबीर कुत्ता राम, ठीक है। अब मेरा शरीर थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पौवा चढ़ा के खड़ा हुआ, ठीक है। तो कबीरदास ये बोलते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, ठीक। नाव का मतलब नाम, भोजपुरी में कभी कभी नाम को नाव बोला जाता है कि त्योहार नाव का हो, मतलब नाव मतलब नाम, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, मोतिया मेरा नाव ना। तो ये जो मोतिया है, ये जब पूर्व भारत में आएगा ना, जहाँ पे मैं हूँ फिलहाल, तो पूर्व भारत में जो क्रिया हो, सॉरी कर्म होता है, ठीक है ना। तो पूर्व भारत में जो कर्म है या कर्ता है उसको अधिकतर लोग दीर्घ रूप में दिखाते हैं। मोती का मोतिया, सागर का सगरवा, कुत्ता का कुत्तवा, कबीर का कबीरवा, हे कबीरवा यहाँ आओ, है ना, ऐसे बोलते हैं, कबीरवा यहाँ आओ, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है कि जो हम लोग पूर्व भारत में रहते हैं वहाँ पे दीर्घ रूप को यूज किया जाता है, ठीक।
तो क्या बोलते हैं, कबीर पुत्र राम का। यहाँ पे वो भक्त भी बोल सकते हैं कि कबीर भक्त राम का, मतलब वो इंसान दिखा सकते थे लेकिन नहीं, इंसान नहीं दिखाया उन्होंने, खुद को कुत्ता बताया, मतलब कि इंसानों से भी छोटा। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। तो गांव में जो कुत्ते होते हैं उनका नाम मोती होता है, मोती आ ले टू टू आ मोती, ऐसे करते हैं ना, तो वो हो गया मोती मेरा। तो ये खुद को एकदम निम्न बताते हैं, राम का बताते हैं। और एक बात तो है, जो राम से प्रेम कर लिया वो तो पूरे संसार से करेगा ना। जैसे कि तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसी ममता राम, क्या बोलते हैं तुलसी जी, तुलसी ममता राम सुन, समता सब संसार, समता सब संसार ना, कि तुलसी ममता राम सुन, समता सब संसार। ममता यहाँ पे वर्ड क्यों है, प्यार के लिए, प्रेम के लिए, क्योंकि माँ की ममता से ज्यादा बड़ा प्रेम तो कुछ होता ही नहीं ना। तो जो राम से प्रेम कर ले वो पूरे संसार से प्रेम करेगा, सबको समान समझेगा, किसी को निम्न दृष्टि या नीच दृष्टि से नहीं देखेगा। ठीक, तो तुलसी समता राम सु, समता सब संसार। यहाँ पे देखो समानता का भाव है कि जो राम से प्रेम करेगा सबको समान समझेगा, यानी यहाँ भी समन्वयवाद है। ठीक है, समन्वयवादी चेतना है। अच्छा, जायसी देखो, मलिक मोहम्मद जायसी, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने ना। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम होते हुए भी हिंदू कविता, हिंदू बेटियों की जो दुख दर्द है वो इतने अच्छे से अपनी कविता में उतारते हैं जो कि जन जन को पसंद आता है, हर इंसान को वो कविता पसंद आती है। रसखान देखो, जो कौवा होता है, कौवा आज के युग में भी कौवा अगर काँव काँव करे तो किसी को पसंद नहीं होता है ना। लेकिन भक्ति काल में एक लाइन है, काग के भाग पड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ठीक है ना, ये आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा शायद क्लास 8th में है, 8th में ना, कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और इसकी ये कविता शायद शुरू यहाँ से है कि धूल भरे अति शोभित श्यामो, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये लाइन उसी कविता की है। ठीक है ना, कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। तो उस काल में कौवे को भी भाग्यशाली माना गया, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथ से रोटी छीन कर ले गया। ठीक है, तो ऐसे थे रसखान, ऐसे थे हमारे जायसी, ऐसे थे तुलसी और ऐसे थे कबीर। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जो प्रारंभिक रूप है, प्रारंभिक काल है, आदिकाल और भक्ति काल, तो हमारा हिंदी साहित्य प्रारंभ से ही समन्वयवादी या मानवतावादी चेतना से भरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको आधुनिक काल में देखना है तो चाहे निराला को ले लो। आधुनिक काल के कवि कौन है? निराला, प्रेमचंद्र। ये है हमारा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के कवि कौन है? निराला, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद जी। ठीक है, तो चाहे आप निराला को देखें, चाहे आप प्रेमचंद्र को देखें, चाहे आप गुप्त जी को देखें, चाहे प्रसाद जी को, इनकी रचनाएं इस प्रकार से रचित है जो कि किसी धर्म को नहीं जो कि किसी धर्म का विरोध नहीं करते। ठीक है, जो कि किसी के विपक्ष में या किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। ठीक, प्रेमचंद्र जी हिंदू होते हुए भी इन्होंने ईदगाह लिखा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं निष्कर्ष, उत्तर सारा जितना मैंने लिखवाया है, उत्तर लिखने के बाद निष्कर्ष लिख सकते हैं
कि हिंदी साहित्य आरंभ से ही मानवतावादी या समन्वयवादी चेतना से भरा हुआ है, चेतना से भरा हुआ है। अगर आधुनिक काल में देखोगे तो वो भी लिख लो कि निराला हो या प्रेमचंद्र हो, चाहे गुप्त जी ही क्यों ना हो, चाहे गुप्त जी हो, इनकी रचनाएं इस प्रकार रचित हैं कि वो किसी को ठेस या किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचा सकते, सबके लिए वे समान हैं। ठीक है, क्या जो प्रेमचंद्र की जी का जो ईदगाह है क्या किसी हिंदू को ठेस पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता भाई, क्योंकि उसमें ऐसी शैली का उपयोग हुआ है, ऐसी भाषा का उपयोग हुआ है जो कि किसी को ठेस लग ही नहीं सकती, एकदम प्रेम झलक रहा है उसमें। ठीक है, तो यह है आज क्लास और कल से स्टार्ट होगा भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं एक बार वो देख लेते हैं, बस 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ा जाता है भाषा विज्ञान में ना। भाषा विज्ञान होता है, अच्छा विज्ञान में परिभाषा कुछ सुना है? किसी चीज को बनाना, उसको प्रयोग करना, उस पर तर्क लगाना, उसका प्रयोग करना, वही विज्ञान होता है। तो चाहे तो देश को देख लो, है ना, हिंदी में भी वही शब्द है, किसी बोली जो बनती है उसका यूज होता है, वो कैसे बनी है, उसका प्रयोग कैसे हुआ है, यही देखा जाता है, वो होता है भाषा विज्ञान। ठीक, तो भाषा विज्ञान में क्या पढ़ना होता है? पहला कि ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, मानकता, हिंदी मानक है कि नहीं है, ये पहली क्लास में मैंने समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, और ये आगे भी कम से कम 10 क्लासेस 5 क्लासेस चलेंगी इस पे, है ना। तो शॉर्ट रूप में पहली क्लास में है, पहली क्लास में जाकर देख लो, वो बहुत जरूरी है। तो मानकता, हिंदी मानक है कि नहीं। फिर क्या पढ़ना है? अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, है ना। तो भाषा विज्ञान में हमको यही सब देखना है। ठीक है, पहला हम लोग ले चलेंगे ध्वनि संरचना। तो कल से स्टार्ट हो गया हमारा ये टॉपिक ध्वनि संरचना। ठीक, तो कल की क्लास के लिए आप लोगों का स्वागत है, आना जरूर। और आज के लिए नमस्कार।